हेलो, वेलकम टू सीआरएन। आज 27 अगस्त है। आज के करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला न्यूज है, गुजरात ने टॉप किया है एक्सपोर्ट इंडेक्स में। नीति आयोग द्वारा, जो भारत के नीति आयोग है, उसके द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है एवरी ईयर। उसमें अलग अलग स्टेट को पैरामीटर्स के हिसाब से आंका जाता है। तो उसमें से गुजरात स्टेट को पहला पोजीशन मिला है एक्सपोर्ट इंडेक्स में। तो ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गया है कि हाल ही में किस राज्य को एक्सपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो है गुजरात। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हुए कि नीति आयोग के बारे में सही विकल्प चुने। तो नीति आयोग के बारे में ये सारे सही है। इसका गठन 2015 में तत्कालीन योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके मौजूदा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अमिताभ कांत है। नीति आयोग के वर्तमान प्रमुख अमिताभ कांत है और इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। योजना आयोग 1950 से चला आ रहा था और यह 2015 में नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। आज का अगला न्यूज है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जो वर्तमान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, और साथ साथ में जो राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, इन्होंने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट के जो अस्थायी समितियां होती है, जो कि अभी वर्तमान में 24 हैं, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, तो इनके जो चेयरपर्सन से उन्हें अध्यक्ष को लिखा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी में जो वार्तालाप होते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, वो यह इसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई फाइनल इस पे निर्णय पे न पहुंचा जाए। इसको पब्लिक करना सही नहीं है। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा चेयरमैन जो एम वेंकैया नायडू है, जो अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती है, उनके अध्यक्ष को लिखा है। और 24 स्टैंडिंग कमेटी अभी हैं। तो अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर के बारे में आपको सही विकल्प बताना है। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं। इसमें से सारे सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं। ये कौन तय करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला, पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। आज के तीसरे न्यूज है पुलिकली, एक टाइगर डांस है जो केरला के त्रिशूर शहर में ओनम फेस्टिवल के अवसर पे यह नृत्य किया जाता है। लोग टाइगर बनते हैं, अपने बॉडी को टाइगर शेप में पेंट करवा कर डांस करते हैं। इसको पुलिकली डांस बोलते हैं, टाइगर डांस। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैकोटिकली नृत्य कहाँ किया जाता है? कैकोटिकली नृत्य केरला में किया जाता है। ओनम फेस्टिवल के अवसर पे महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, कैकोटिकली नृत्य। आज का अगला जो न्यूज है कि एक आर्टिकल आया हुआ कि एवरीवन, हर एक व्यक्ति को इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी आर्थिक गतिविधियां, जितने भी तरह के सेवाएं हैं, वह डिजिटल होता जा रहा है। तो डिजिटल होने की वजह से कोई भी व्यक्ति उन सेवाओं से वंचित नहीं रहे, इसके लिए इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट की तरफ पहुंच हर एक नागरिक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन दर क्या है? पेनिट्रेशन रेट मतलब कितने % पॉपुलेशन में इंटरनेट पहुंच गया है? तो उसका है 50%। भारत में अभी 50% पेनिट्रेशन रेट है इंटरनेट का। आज का अगला न्यूज है कि ब्रेवो जो क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने 500 विकेट लेने वाले अंतरराष्ट्रीय T20 में पहले बॉलर बन गए हैं। 500 विकेट लेने वाले पहला बॉलर डैन ब्रावो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो उसका आंसर है विराट कोहली। आज का अगला जो न्यूज है कि जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, उसकी भूमिका पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें भूमिका स्थापित हो गई है।
और इसकी भूमिका को स्थापित करने में एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई ने अहम भूमिका निभाई है। तो एफबीआई अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी है, गुप्तचर सेवा अमेरिका की है एफबीआई। उन्होंने इस लिंक को, जैसे मोहम्मद के लिंक को स्टैब्लिश किया है। तो इसी से रिलेटेड मैंने बताया कि जो इंटेलिजेंस सेवाएं हैं अलग अलग देशों के, इसके सही मिलान को बताना है। तो इसमें से ऑल आर करेक्ट। एफबीआई जो इंटेलिजेंस है यूएसए की है, अमेरिका की। केजीबी इंटेलिजेंस सर्विसेज है जो रसिया की है। मोसाद है वो इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज है। इंडिया की जब बात करें तो इंडिया में एनआईए इंटेलिजेंस सर्विसेज है। फिर एक रॉ भी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इंटेलिजेंस सर्विसेज है। ये दो तरह के इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया में हैं। आज का अगला न्यूज है कि स्टेट्स जो है जीएसटी कंपनसेशन का डिमांड कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था कि जो जीएसटी बिल लागू जब किया गया था 2017 में, तो यह एक प्रावधान किया गया था कि जो स्टेट्स को यदि रेवेन्यू लॉस होता है, 14% के रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट रखे गए थे, एस्टिमेट किए गए थे। यदि 14% का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होता स्टेट को, तो जो भी शॉर्टफॉल होगा सेंटर उसकी भरपाई स्टेट को करेगा। यह अगले 5 सालों तक के लागू किया गया था, 2022 तक का, 17 से 22। लेकिन हो क्या रहा है कि पैंडेमिक कोरोना की वजह से स्टेट की जो रेवेन्यू है 14% के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, और स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि जो शॉर्टफॉल हो रहा है, मान लीजिए कि 10% कलेक्शन हो रहा था, 4% का शॉर्टफॉल हो रहा है, सेंटर इसको दे। लेकिन सेंटर मना कर रहा है कि सेंटर के पास भी इस तरह के रेवेन्यू कलेक्शन उतने नहीं हो पा रहे हैं कि इसकी भरपाई की जा सके। तो स्टेट इसी एक्ट का बार बार हवाला देके स्टेट जीएसटी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये तो न्यूज हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन ने भी बता दिया कि कितने % ग्रोथ का प्रावधान किया गया था, 14% का, और यह 2017 से 2022 तक के लिए कंपनसेशन देने की बात कही गई थी। तो अभी जीएसटी की शीर्ष संस्था कौन है? जीएसटी जो स्ट्रक्चर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसमें सबसे अपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर की संस्था कौन है? तो उसका नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल होता है जीएसटी परिषद, जो सबसे ऊपरी संस्था है जो निर्णय को लेती है जीएसटी कानून के बारे में। तो इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, जो भारत के वित्त मंत्री हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं, जितने भी राज्य के वित्त मंत्री हैं उसके सदस्य होते हैं। आज का अगला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लाया गया है, तो उसमें पहले का जो 10+2 स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस करके 5+3+4 स्ट्रक्चर लाया गया है। ये आपको याद रखना है। तो इसी से रिलेटेड मैंने लिया है कि किस समिति ने देश में 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी? यह था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के सिफारिश के आधार पर 10+2 शिक्षा प्रणाली देश में अभी चल रहा है, उसी को रिप्लेस करके 5+3+4 किया जाता है। आज का अगला न्यूज है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने को यह याचिका दायर किया गया है कि 11 बेंच की जज बनाए, जो कि एक कोटा है, जो 50% लिमिट है रिजर्वेशन की कोटा। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जितने भी जॉब या रिजर्वेशन है, जॉब का रिजर्वेशन है, उसमें से जितने भी तरह के रिजर्वेशन, SC, ST, OBC और तरह तरह के रिजर्वेशन मिलके टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जजमेंट है इंदिरा साहनी मामले में। इंदिरा साहनी मामले ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट सुनाया था 1992 में कि सारे तरह के आरक्षण मिलके 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसी को रिवाइज करके अभी यह मांग किया जा रहा है कि इस 50% को कैप को हटाया जाए, इसको और ऊपर बढ़ाया जाए। और चूंकि यह जो इंदिरा साहनी मामला था 9 जजों के बेंच के पीठ ने सुनाया था, तो इससे जो लार्जर बेंच होंगे, जैसे 11 बेंच के जज, इस फैसले को में अमेंड कर सकते हैं। इसीलिए 11 जजों के बेंच की फॉर्म करने का डिमांड किया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा, उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाया जाएगा। तो यह है आर्टिकल 45, जिसमें आरक्षण की बात कहा गया है। अब आर्टिकल 45 के बारे में बता दूं कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। आर्टिकल 36 से 51
एक्चुअली इसमें क्या है कि राज्य को क्या करना चाहिए अपने सिटीजन के भलाई के लिए, इन सब बातों को लिखा गया आर्टिकल 36 से 51 में। उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, संविधान के भाग 4 में। और 12 से 35 तक जो आर्टिकल है संविधान के मौलिक अधिकार का भाग 3 में वर्णित है। ये हो गया। आज का अगला हमारा स्टैग्फ्लेशन क्या है, तो इंडिया ने जीडीपी जो ग्रोथ रही है उसको 8% का अनुमान लगाया है। तो उस स्टैग्फ्लेशन क्या है, तो ये मुद्रास्फीति, हाई इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन के कॉम्बिनेशन को मुद्रास्फीति। दैट्स ऑल, ये आंसर है। थैंक यू।